नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सकें निवेश के गुर और ये समझा सकें कि निवेश करना कितना जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे आप छोटी छोटी सेविंग से अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो योर मनी में भी आप आ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहले कर लीजिए आप नोट तरीका। आप ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ ही आप फेसबुक ट्विटर के थ्रू भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, अपने सवाल हमें लिख भेजिए और #AskAwaz भी लिखना ना भूलें। आज आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल मौजूद हैं और पंकज जी से हम बातचीत करेंगे आपकी क्वेश्चंस को लेकर। लेकिन उससे पहले आज एक सब्जेक्ट पर डिस्कशन करते हैं। और जब शादियों का सीजन हो तो सब लोग तैयारियों में लगते हैं, तरीके की तैयारियां की जाती हैं और इस बार तो काफी बड़ा वेडिंग सीजन है। और इनफैक्ट पंकज जी, प्रॉपर 2 साल बाद ये तीसरा ऐसा साल आया है जब खुलकर लोग शादियों के सीजन में सेलिब्रेट करेंगे, खर्च करेंगे। हम आमतौर पे अपने योर मनी के शो में वेडिंग गोल्स की बातचीत करते हैं। बहुत सारे हमारे कॉलर्स आते हैं जो अपने बच्चों की वेडिंग के लिए सपने देखते हैं, उनके लिए फंड्स एक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन उन फंड्स को एक्यूमुलेट करके खर्च करने के साथ साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेडिंग इंश्योरेंस। अब बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनके लिए टर्म नहीं होगी कि आखिरकार ये वेडिंग इंश्योरेंस है क्या। तो पहले समझते हैं पंकज जी से वेडिंग इंश्योरेंस क्या है और फिर इसकी खास बातें भी आपको बताएंगे। तो बताइए पंकज जी, वेडिंग इंश्योरेंस होता क्या है और क्या मायने हैं इसके? जी दीपाली, आपने बिल्कुल सही शुरुआत की। जैसा आपने कहा कि हम फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान करते हैं, तो जिसमें से बच्चों की शादी, उनकी एजुकेशन, इस तरह की हम बातें करते हैं। तो बच्चों की शादी भी अपने आप में एक माता पिता के लिए बड़ा फाइनेंशियल गोल होता है और काफी हद तक मतलब उसके लिए पैसे इकट्ठा किया जाता है जो जरूरत पड़ने पर काम आता है। लेकिन यदि किसी दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा हादसा हो, इस तरह की कुछ घटनाएं हो जिसकी वजह से नुकसान हो जाए शादी के दौरान, या शादी कैंसिल हो जाए, शादी की डेट पोस्टपोन हो जाए, तो उससे जो फाइनेंशियल लॉस होगा या फिर थर्ड पार्टी लायबिलिटी हो, प्रॉपर्टी का लॉस हो, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर इसमें दिक्कत आ सकती है। और क्योंकि इंश्योरेंस का मकसद यही होता है कि फाइनेंशियल लॉस को कवर करना, चाहे वो किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, मकसद यही होता है कि यदि कोई फाइनेंशियल लॉस हो उसको कैसे कंपनसेट किया जा सके, उस लॉस को कैसे कम किया जा सके। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं वेडिंग इंश्योरेंस की, तो क्योंकि वेडिंग एक इवेंट है, अब शादी तो सही बात है कि 2 पर्सन की शादी होनी है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा खर्चा होता है, चाहे वो आपकी डेकोरेशन हो, शामियाना हो या फिर इवेंट मैनेजमेंट हो, बहुत सारी खर्चे हैं। और चाहे उसमें बाकी ज्वेलरी खरीदी हो, कोई भी चीजें हो, तो अगर किसी तरह से चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, शादी कैंसिल हो जाती है, तो नुकसान काफी हो सकता है। और इसको कवर करने के लिए वेडिंग इंश्योरेंस अवेलेबल है। हालांकि बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये अवेलेबल है। अच्छा, तो जब आपने कहा वेडिंग इंश्योरेंस अवेलेबल है, तो अब अगर कोई इसका फायदा उठाना चाहता है तो कैसे उठाए, कहां से उसको वेडिंग इंश्योरेंस मिलेगा, कौन कौन से बैंक्स हैं या फंड हाउसेस हैं जो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं? और सपोज कीजिए किसी की शादी दिसंबर में है, जनवरी में है या अगले साल, मतलब कैसे ये इंश्योरेंस लिया जाएगा बेसिकली? बिल्कुल, देखिए दीपाली, हमारे यहाँ पर इंडिया में या तो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है जहां से लाइफ इंश्योरेंस होता है, और एक हेल्थ इंश्योरेंस अलग से कुछ कंपनीज हैं। बाकी कोई भी इंश्योरेंस हो जनरल में, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे इंडेमनिटी हो, या वेडिंग इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ये सब होता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी से। तो आपको ध्यान देना होगा कि जैसे हम अगर आईसीआईसी की बात करें तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस से नहीं होगा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जो है वहां से आपको वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी, चाहे वो एचडीएफसी एर्गो हो, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, सॉरी आईसीआईसी लोम्बार्ड जैसे मैंने कहा। तो इस तरह से जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो आपको वेडिंग इंश्योरेंस प्लान मुहैया कराएंगी। और ये कब करना होता है? ये कभी भी, जब शादी की तारीख फिक्स हो जाए उसके बाद में आप ये प्लान ले सकते हैं। और शादी के 1 दिन पहले भी इंश्योरेंस कवर लिया जा सकता है। जैसे कि आप
ट्रेवल करते हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेते हैं। इसी तरह से जब शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो आप ये इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपको कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, और अगेन ये डिपेंड करेगा इंश्योरर टू इंश्योरर कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या कवर दिया जा रहा है। ओके ओके, तो आप काफी सारी चीजें कवर कर सकते हैं इसमें, फिर चाहे वो शादी के कार्ड का खर्चा हो, डेकोरेशन का खर्चा हो, फूड के लिए अगर आपने कुछ पेमेंट की है, होटल्स ट्रैवल्स की बुकिंग, तो वो डिपेंड करेगा पॉलिसी टू पॉलिसी। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये कैसे डिसाइड होगा कि कितना प्रीमियम देना है, और प्रीमियम क्या वन टाइम पे करना पड़ता है इसमें? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक टाइम बाउंड इवेंट है, ये कोई लाइफ लॉन्ग चीज नहीं है। तो एक बार हो गया और ये इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाता है, तो इसके लिए वन टाइम सिंगल प्रीमियम को पे करना है, और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही वो कवर अवेलेबल है। शादी खत्म और उसके बाद में वो कवर भी खत्म। दूसरी बात यह है कि जो प्रीमियम होता है वो डिपेंड करता है अगेन वन इंश्योरर टू अनदर इंश्योरर, क्योंकि उसके अंदर कितनी चीजें कवर हो रही हैं और कितना सम इंश्योर्ड है, इस पे डिपेंड करता है। बट ये यूजुअली 0.5% से लेकर और 2% तक हो सकता है टोटल जो आपका रिस्क है उसका, जितना जो सम इंश्योर्ड है उसका 0.5% से लेकर, यानी वेडिंग का बजट जो है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दीपाली, बता दूं कि ये बातें तो हैं कि शादी कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई, जिसकी वजह से आपने डिपॉजिट दिया हुआ था, आपने जो पैसे दिए हुए थे, जो शादी का हॉल होता है, जो वेन्यू है, उसका जो खर्च है या डेकोरेशन है, वो सब कवर होता है, या फिर किसी वजह से कोई डेथ हो जाती है वो भी इसमें कवर होता है, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है वो भी कवर हो सकता है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर एक्सक्लूजन भी बहुत सारे हैं। तो जब आप पॉलिसी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिंपल आपने अगर पॉलिसी ले ली तो इसका मतलब हर तरह का खर्च यहां पर कवर हो जाएगा। एक्सक्लूजन को समझना जरूरी है। जैसे कि शादी कैंसिल होती है, इस पहली बात तो यह है कि नेम्ड गेस्ट जो भी शादी में शामिल होने वाले हैं, जो भी चाहे वो दूल्हा दुल्हन हो या उनके खास रिश्तेदार हो, उसके नाम पहले से आपको देने होंगे। तो यदि किसी वजह से उनमें से किसी की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से शादी कैंसिल होती है, या कोई बीमार पड़ जाता है और उसकी वजह से शादी कैंसिल होती है, तो वो कवर होगा। लेकिन अगर जैसे कि एग्जांपल, ये भी डिपेंड करता है, किसी पॉलिसी में एक्सक्लूजन भी है, यदि किडनैप हो जाता है कोई गेस्ट जिसकी वजह से शादी कैंसिल होती है, तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि क्या चीजें कवर है, क्या कवर नहीं है। जैसे कि मैं एक उदाहरण और देता हूं, ये भी है कि अगर किसी वजह से मतलब भूकंप आता है और वहां पर नुकसान होता है तो कवर हो जाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसा बंद है, उस दिन प्रोटेस्ट है जिसकी वजह से शादी में नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो शायद कवर नहीं होगा। वार की वजह से कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि यहाँ पर क्या क्या एक्सक्लूजन है, उसको जानना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई पंकज जी ने। पहली बात तो ये कि जो भी आपका शादी का खर्चा हो रहा है उसका 1 से 1.5% का वन टाइम प्रीमियम आपको देना होगा। सपोज कीजिए 20 लाख का आप खर्च कर रहे हैं तो 30,000 का प्रीमियम देके आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन क्या क्या कवर होगा वो आपको देखना होगा, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको क्लोजली पढ़िए और उसके बाद आप उस इंश्योरेंस को लीजिए। जैसे पंकज जी ने कहा कि अगर आपने खुद अपनी शादी की डेट कैंसिल कर दी, आपने खुद पोस्टपोन की है विदाउट एनी रीजन, अगर कोई फंड्स के आपको इशू हो गए हैं जिसकी वजह से शादी रुकी, तो ये सब कवर नहीं होगा। उस केस में आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो उन चीजों को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप इंश्योरेंस लीजिए। लेकिन हाँ, ये एक बहुत अच्छी चीज है वेडिंग इंश्योरेंस, जो होना चाहिए। एक छोटा प्रीमियम देकर आप एक मेंटली फ्री हो सकते हैं। एटलीस्ट जो पैसे आप लगाए हैं, आपने जो बुकिंग्स की हैं, उस पर एक इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके घर में है शादी, आपकी है शादी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो योर मनी तो रोज आता ही है। अपने सवाल लिख भेजिए। कोई इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं कौन सा लें, कौन सा आपको सूट करेगा, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। हैप्पी वेडिंग, और यही कामना करते हैं। लेकिन चलिए अब सवाल भी ले लेते हैं शो में, और पहले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। जैद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से। जैद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। जी, मेरा पोर्टफोलियो तो आपके पास आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे को जानना है कि मतलब कि हर इसमें 2 लाख इन्वेस्टमेंट है हर इसमें। तो मेरे को 75 to 1 CR चाइल्ड एजुकेशन के लिए चाहिए था। तो आपका 15 से 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। जी जी जी।
और आप जो ये 2 लाख रुपए कर रहे हैं 5 फंड्स में, यानी 10 लाख रुपए, ये लमसम है या मंथली है? नहीं, लमसम है। लमसम है। तो आप मंथली कोई एसआईपी नहीं कर रहे हैं? नहीं। कर सकते हैं कुछ, या इसी पोर्टफोलियो के साथ रहेंगे? नहीं, मतलब आपकी पॉकेट अलाउ करती है? अभी तो नहीं है फिलहाल। अभी तो फिलहाल नहीं है। तो पंकज जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंकज जी, 5 फंड्स आईसीसी प्रूफ फोकस्ड इक्विटी, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, यानी 10 लाख रुपए उन्होंने डाले हुए हैं, रिसेंटली डाले हैं। 15 से 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है इनका अपने बच्चे के लिए। तो बताइए क्या सजेशन? जी देखिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटीड तो नहीं है, पर हम 12% का एक एवरेज रिटर्न मान के चल सकते हैं लंबे समय के लिए। तो यदि आपने सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें साथ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अगर मैं 12% का भी यहाँ पर एक रिटर्न लेके चलूं तो थोड़ा सा मुश्किल है कि उतना पैसा इकट्ठा हो पाएगा। लेकिन सलाह ये होगी कि समय समय पर इसमें थोड़ा सा और आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि फंड्स आपके पास अच्छे हैं, आपने एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। इसमें से सिर्फ इंटरनेशनल फंड मिसिंग है। आपने बाकी तो सभी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी रखा हुआ है, लेकिन एक इंटरनेशनल फंड भी अगर शामिल कर लें, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और थोड़ा समय समय पर इसको और बढ़ाते रहे इन्वेस्टमेंट को। ओके, चलिए, तो पोर्टफोलियो आपका सही है और इंटरनेशनल फंड एक ऐड कर सकते हैं आप। बाकी अपने इस पोर्टफोलियो में के साथ स्टिक करेंगे तो अपना गोल हासिल कर लेंगे। अनिल है हमारे साथ राजस्थान से। अनिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं मंथली टोटल 10,000 तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मेरा किस फंड में इन्वेस्ट करूँ? एक फंड में करूँ या ज्यादा में करूँ? तो उसी बारे में सुझाव दीजिए मेरे को। म्यूचुअल फंड है या एसआईपी वाले फंड, इक्विटी वगैरह हैं, कौन से फंड ठीक रहेंगे मेरे लिए? ओके, तो आपने कुछ बजट डिसाइड किया है? 10,000 ही करने हैं? हाँ, मेरे 10,000 मंथली, मैं इतना ही कर सकता हूँ मंथली। ओके, तो पंकज जी क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इनकी उम्र 25 साल है, 10,000 की एसआईपी के साथ म्यूचुअल फंड्स में एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो बताइए 10,000 कितने फंड्स में डालें? और अच्छी बात है, यंग एज में स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज भी करेंगे। फिलहाल के लिए इनका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल अनिल, क्योंकि आप नए निवेशक हैं और यंग हैं, तो वैसे तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा इक्विटी में होना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी एक हाइब्रिड फंड भी इंक्लूड किया है जो मैं आपको सजेशन देने जा रहा हूं। तो आप 4 फंड्स में एसआईपी कीजिए, जिसमें से स्कीम्स होंगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, और साथ ही आप ले सकते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। तो इस तरह से 4 फंड्स में आप एसआईपी कीजिए। और हालांकि आप शुरुआत 10,000 से कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि समय के साथ इनकम बढ़ेगी आपकी, तो साल दर साल आप इस अमाउंट को बढ़ाते रहिए। और इसके लिए हमारे पास एक सुविधा होती है, इसके हम बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। यानी कि जब एसआईपी शुरू करेंगे तभी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हर साल आपको अपनी एसआईपी अमाउंट को कितना बढ़ाना है। तो आपको बाद में मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हर साल के एंड में आपका अमाउंट उस रेट से बढ़ता रहेगा। तो अगर इस साल आप 10,000 शुरुआत कर रहे हैं और आप कहते हैं कि 10% से बढ़ाएंगे, तो अगले साल आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10,000 की जगह 11,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरी बात, सिंपल, अगर मैं 12% का रिटर्न लेके चलता हूं यहां पर, तो 15 साल में करीब करीब, मतलब आपके पास में अगर आप सिंपल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं, तो करीब बनते हैं 48 लाख रुपीस 12% के CAGR पर। लेकिन यदि आप 10% से हर साल बढ़ाते हैं, तो वही 15 साल में अमाउंट बन जाएगा करीब करीब 83 लाख रुपीस। तो इसके लिए सलाह यही है कि शुरुआत आप कीजिए छोटे से, समय के साथ बढ़ाते रहिए। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर राय दी गई है। आप 4 फंड्स नोट कर लीजिए जो बताए हैं पंकज जी ने। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, आदित्य बिरला का बैलेंस्ड एडवांटेज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। और कोशिश कीजिए हर साल आप 10% अपना एलोकेशन बढ़ाते रहे, यही एक आइडियल स्ट्रैटेजी होती है। विशाल जोपे हमारे साथ हैं अब पुणे से। विशाल, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैडम। एक्चुअली मैंने आपको पोर्टफोलियो शेयर किया है। सो करंटली मेरा जो एसआईपी स्टार्ट है वो 9,000 रुपए का है विथ 3 पोर्टफोलियोज, और मंथली पीपीएफ में मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है 5,000 रुपीज का। एज ऑन डेट का पोर्टफोलियो का वैल्यू जो है वो अराउंड 7 लाख है।
सो आई वांट की सजेशन चाहिए थे। ओके तो आपके पास है आदित्य बिरला का टैक्स रिलीफ, निपॉन इंडिया टैक्स सेवर, यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, ऑलमोस्ट 7,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं और पीपीएफ में डाल रहे हैं 5,000। 6 लाख आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। आपका टारगेट आपने 15 साल में 2 करोड़ का है, करेक्ट? यस मैडम। तो पंकज जी पहले तो इनका पोर्टफोलियो देखिए, क्योंकि 2 टैक्स फंड हैं, एक इन्होंने सेक्टर फंड लिया हुआ है। तो आमतौर पे फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये फंड्स तो इनके पोर्टफोलियो से मिसिंग है। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो बताइए कैसे ठीक करें ये, जरूरत अगर है तो। दूसरा ये कि इनके पोर्टफोलियो की अभी तक की वैल्यू 6 लाख हो चुकी है, टोटल एसआईपी इनकी 7,000 की चल रही है, टारगेट इनका 15 साल में 2 करोड़ का है। बिल्कुल। देखिए विशाल, पहली बात तो यह है कि जो आपने अभी तक इकट्ठा किया है और जो आप एसआईपी कर रहे हैं, अगर मैं इसको 12% से कैलकुलेट करता हूं तो 15 साल में करीब करीब 66 लाख रुपए आपके 66,000 रुपए इकट्ठे होते हैं यहाँ पर आपके पास, 66 लाख रुपए सॉरी आपके इकट्ठे हो जाएंगे। अब दूसरा जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना पीपीएफ में, वहां पर हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो समय समय पर बदलता है, पर फिलहाल में 7.10% है। और उस रेट से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वहां पर भी जैसे कि आप 5,000 रुपए महीना कर रहे हैं तो आपके करीब करीब वहां पर बनेंगे 16 लाख रुपए। तो सब मिलाकर करीब 82 लाख रुपीस आपके इकट्ठा हो सकते हैं 15 साल में। तो एक तो यह है कि 2 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए आपको अमाउंट बढ़ाना होगा। और अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जो आप पीपीएफ कर रहे हैं वहां पर तो उतना ही आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको अभी 18,000 पर मंथ की एसआईपी करनी होगी, ये बढ़ाकर, और साथ में उसको हर साल 10% से बढ़ाना भी होगा। तब यदि 12% का सीएजीआर आता है इस पर तो आप 2 करोड़ रुपीस इकट्ठा कर पाएंगे। तो आपको अपना थोड़ा सा क्योंकि लक्ष्य बड़ा है तो आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, दीपाली ने बिल्कुल सही कहा कि लंबे समय के लिए आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि किसी थीमेटिक या सेक्टोरल में। तो आप यूटीआई ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स से निकलकर उसके बजाय एक अच्छे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करें। और वहां पर हो सकता है कि जैसे कि कैनरा अगर मैं पहले इसकी बात करूं फ्लेक्सी कैप की, तो चाहे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हो या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप हो, इस तरह का फंड आप शामिल कर सकते हैं। क्वांट एक्टिव फंड एक मल्टी कैप फंड है, उसे कर सकते हैं। अब आते हैं टैक्स प्लानिंग पर। वहां पर जो 2 फंड्स आपने लिए हैं उसमें बदलाव की मैं आपको राय दूंगा कि इन फंड्स की परफॉर्मेंस काफी समय से सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो इसको बदलकर आप दूसरे टैक्स प्लान अगर ले लें तो बेहतर होगा। और वहां पर भी जैसे क्वांट टैक्स प्लान है वो आप कंसिडर कर सकते हैं, या कैनरा रूबिको टैक्स सेवर फंड उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके चलिए, तो फंड्स आपको बताए गए हैं। आपको 18,000 की एसआईपी विद 10% एवरी ईयर इंक्रीज के साथ अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। पोर्टफोलियो में चेंजेस करने हैं। कैनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर, क्वांट का टैक्स प्लान, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप, इन फंड्स को आप चुन सकते हैं। अगर आपने टैक्स सेविंग के लिए टैक्स फंड्स को चुना है तो इन फंड्स को रखिए बजाय उनके जो आपने पिक किए हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ पंकज मटवाल मौजूद है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और अगला सवाल जो है वो ईमेल के थ्रू मिला है सुरेंद्र बंसल का दिल्ली से, और इनकी उम्र 37 साल है। फिलहाल 19,000 के एसआईपी कर रहे हैं, 7 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल फंड्स बताएं तो एक्सिस का मिड कैप है, 5,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी इंडेक्स निफ्टी 50 में 6,000 रुपए पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 पर मंथ और एसबीआई स्मॉल कैप में 3,000 पर मंथ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। और 7 इयर्स में 1 करोड़ का इनका टारगेट है। तो बताइए पंकज जी, पहले तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है और क्या इस इन्वेस्टमेंट से 7 इयर्स में 1 करोड़ हासिल कर पाएंगे? देखिए पहली बात तो ये कि अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो एक्सिस मिड कैप फंड से यदि किसी दूसरे अच्छे मिड कैप फंड में स्विच कर लें, मतलब अच्छे से मतलब मेरा अच्छा जो परफॉर्म कर रहा हो, तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 में ये स्विच कर सकते हैं, वो बेटर होगा। और बाकी जो फंड्स हैं वो उनमें ये बने रहें, वो सभी फंड्स अच्छे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक टारगेट का सवाल है तो काफ़ी दूर है मेरे हिसाब से। 7 साल की बात करें और जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी उसके हिसाब से, और जो करंट पोर्टफोलियो है इनके पास अगर कुछ किया हुआ है तो सब मिला के कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इनके पास करीब 24 लाख रुपए बन पाएंगे 7 साल में, यदि मैं 12% का रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट करूं। और करने हैं 1 करोड़
तो यदि कैलकुलेट करते हैं 7 साल में 1 करोड़, तो इनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पर मंथ 78,000 रुपीज का। तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, कहाँ 19,000 कर रहे हैं और करना होगा 78। तो मेरे हिसाब से जो टारगेट है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। तो या तो आपको समय बढ़ाना पड़ेगा और या फिर आपको अमाउंट बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा देखिए। लेकिन जहां तक स्कीम का सवाल है, एक ही स्कीम मैंने आपको कहा है कि वहां से आपको स्विच करना चाहिए, बाकी स्कीम्स में आप बने रहिए। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह आपके पोर्टफोलियो के लिए। थोड़े चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं, वो आपको करने हैं। जैसे कि आप कुछ फंड्स से निकल सकते हैं, एक्सिस मिड कैप की बजाय मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप पिक कीजिए। रही बात आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू की, तो 7 इयर्स में 24 लाख के आसपास का कॉपर्स आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। अगर आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं तो 78,000 की एसआईपी आपको पर मंथ करनी पड़ेगी। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे, लेकिन पंकज जी के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं बिगनर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएशन करना चाहते हैं। बताइए पंकज जी। जी, ये मानकर कि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 और कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, ये मेरी सलाह होगी। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, आदित्य बिरला का बैलेंस एडवांटेज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 और कैनरा रूबिको स्मॉल कैप, ये फंड्स कर लीजिए नोट। और पोर्टफोलियो क्रिएशन करना चाहते हैं तो इन फंड्स के साथ बना लीजिए अपना पोर्टफोलियो। शुक्रिया पंकज जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए और अपने टॉप चॉइसेस भी शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।